प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बनाई गई है। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया। और विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। संगमम का आयोजन भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर रही है। संगमम का उद्देश्य देश के 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्राचीन अध्ययन केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को उजागर करना है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। तमिल संगमम के लिए और इसकी जो रूपरेखा है, जो तैयारी है, उसको देखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी घूम रहे हैं। हनुमान घाट ये वो जगह है जहां पर तमिल के लोग काफी सालों पहले आ गए थे और ये वो परिसर है, वो घर है जहां सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन बिताया था। उनके रिश्तेदार हैं केवी कृष्णन जी, जिनसे मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। ये वो परिसर है, वो शिव मंदिर है जहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन गुजारा। यहीं वाराणसी में बाल्यकाल की शिक्षा ली और धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर घोषणा की कि इस बार पूरे देश में सुब्रमण्यम भारती जी का जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो अनोखे तरीके से मनाया जाएगा, भाषा के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये खास है आज इस काशी तमिल संगमम को, जिसको कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सालों से इसी आवास पर मालवीय जी की, सुब्रमण्यम भारती जी की मुलाकात के साथ शुरू हुई थी और काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इसको नया रूप दे रहे हैं। प्राचीनता को आधुनिकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का और साथ ही काशी तमिल संगमम के रूप में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान संपदा और आधुनिक ज्ञान व्यवस्था को एकीकृत करने पर बल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी करना और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने देना इस सरकार की कार्य संस्कृति में नहीं आता। आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 24 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी, और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े।
ये देश का पहला ग्रीनफील्डर हवाई अड्डा है। यहाँ सभी मौसमों में सुचारू संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो यानी सूर्य और चंद्रमा पर रखा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा और विचार विमर्श होगा। सत्र का समापन 29 दिसंबर को होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कलिंगा विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के संबंध में कहा कि यह नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को ही अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल क्षमताओं को सामने लाना है। सुश्री उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। स्थानीय भाषा में शिक्षा देना भी नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने को स्वागत के योग्य बताया। समारोह में विद्यार्थियों को 189 स्वर्ण पदक, 2018 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गईं। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश दमन में 21 नवंबर को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मत्स्य पालन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान भी शामिल होंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिला शुरू होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार और प्रसार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भानुप्रतापपुर स्थित दुग्गाबाड़ा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है और विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं। है विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं। विकास के नाम पर इस सरकार ने न एक प्राइमरी स्कूल बनाया, न एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। और बस्तर में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण इतने बड़े पैमाने पर अकाल लोगों को मौत के मुंह में समाना पड़ा। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। बूथ स्तर तक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रदेश की जनता राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर विश्वास जताएगी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ में भी इंदिरा गांधी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्रीमती गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बताए हुए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो देश के प्रति काम किया है, जो साहस का परिचय दिया है, जो कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, जो उन्हें अखंडता को बनाए रखने के लिए जीवन भर एकता और भाईचारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, उन सभी बातों का स्मरण करते हुए हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके सिद्धांत पर चलने का वचन लेते हैं।
इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ वरिष्ठ पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित A.K. शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी साल में 2-3 बार लगाई जानी चाहिए। है मेरे ख्याल से ये परमानेंट हो जाना चाहिए, जिससे लोग प्रतिदिन आके अपनी धरोहर को देख सकें, निहार सकें। और इस प्रकार के जो आयोजन है वो कम से कम साल में 3 बार जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता पैदा होती है। वहीं संस्कृति विभाग के उप संचालक प्रताप पारख ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोगों को प्रदेश की विरासत, कला और संस्कृति से अवगत कराने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। पुराने जो पेंटिंग्स लगे हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किए हुए हैं, तो उनके लगे हुए हैं, प्लस अभिलेख जो हमारे अब एक अभिलेख जो यहाँ पे प्रदर्शित है, गुढ़ियारी और फाफाडी कब रायपुर में शामिल हुए, रायपुर नगर निगम में। तो 1938 में जब वो विलेज था तो शामिल हुए, तो वो ओरिजिनल अभिलेख के यहाँ पे प्रदर्शन लगे हैं। तो इस तरह जो हमारे सामग्री हैं, जो एक्चुअल में विश्वविद्यालय नहीं, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए जो सामग्री है, तो उनको प्रदर्शित किया गया है, जिससे जनता के बीच ये अच्छा संदेश है और उनको पता चले कि हमारी धरोहर कौन सी रही है। प्रदर्शनी के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 नवंबर को कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 22 और 23 नवंबर को 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है। धरोहर सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर को प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बीजापुर जिले में मिरतुर थाने की पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान तीमेनार के जंगल से विस्फोटक सामान सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बारूद वायर, जिंदा कारतूस और माओवादी साहित्य बरामद किए गए हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग की 10 सदस्यीय टीम ने दुर्ग जिले में केंद्रीय जेल, शासकीय अस्पताल, बाल संप्रेषण गृह, वृद्धाश्रम और कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। साथ ही मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कबीरधाम जिले में इन दिनों बाल सुरक्षा सप्ताह और चाइल्ड लाइन ने दोस्ती अभियान चलाया है। अभियान के 5वें दिन अंजोर रथ के माध्यम से शहर के चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बालक बालिकाओं को यातायात के नियम, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव, गुड टच, बैड टच सहित कई अन्य नियमों की जानकारी दी गई। कोंडागांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इंटर कॉलेज प्रश्नोत्तरी और भाषण स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता पर आधारित आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि युवा जागरूक मतदाता बने और प्रत्येक चुनाव में मतदान कर लोकतांत्रिक देश के विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बनाई गई है। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया। और विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।